Hello everyone. In today's video, we're going to study about the cell cycle checkpoints and its coordination. तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही बोला था कि सेल जो है वो जो सेल साइकिल होता है वो हमेशा कैरी ऑन नहीं करता, लेकिन वो कब वो सेल साइकिल में आगे बढ़ेगा या फिर वो अपना नॉर्मल काम करेगा, यानी कि वो जी0 फेज में होगा या फिर वो अपने अगले स्टेज में जाके डीएनए रेप्लिकेशन करेगा या फिर वो माइटोसिस परफॉर्म करेगा, उसको मतलब उसके लिए वहाँ पे डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं और उस चेक पॉइंट्स पे जो सिग्नलिंग होता है उसके लिए सेल्स अपने आप में मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एक सेल दूसरी सेल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा या फिर अपने सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो अपने सेल साइकिल को याद करेगा। तो ये कैसे होता है, तो आज के वीडियो में हम वो जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है और कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत क्या होती है सेल को। तो एक सेल साइकिल का कोऑर्डिनेशन बेसिकली जरूरी इसलिए होता है ताकि एक सेल का नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस हो पाए। क्योंकि अब देखिए, एक ऑर्गन है जैसे कि लिवर, अगर लिवर के कुछ सेल्स बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे एक टाइम पे, अगर वो डिवाइड होते रहे कंट्रोल के बाहर, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, वो कैंसर सेल्स में बदल जाएगा। तो ऐसा होने से रोकने के लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है उस सेल के अंदर या फिर उस टिश्यू या फिर ऑर्गन के अंदर, ताकि वो ये मतलब डिटरमाइन कर पाए कि वो उस सेल को कब डिवाइड होना है, कब डिवाइड नहीं होना है। सो देयर आर सम क्रूशियल फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन। सो यहाँ पे बेसिकली इनको आप तीन क्वेश्चंस कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट टाइमिंग ऑफ सेल डिवीजन, कब उसको डिवाइड होना है, कब यानी कि किस टाइम पे उस सेल को डिवाइड होना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका स्किन थोड़ा सा कट गया तो क्या होगा, नए स्किन सेल्स को मतलब डिवाइड होने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपकी वुंड को वो हील कर सके। तो वो होता है टाइमिंग ऑफ सेल डिवीजन। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट रेट ऑफ सेल डिवीजन। तो ऐसा तो नहीं है कि सेल का डिवीजन का रेट जो होता है तो वो फास्ट हो जाए, कभी स्लो हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो उनका एक स्पेसिफिक रेट होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है जिसके हिसाब से वो डिवाइड होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोल दिया कि स्किन सेल्स, उनको डिवाइड होने के लिए 12 से 24 आवर्स का टाइम चाहिए होता है। तो वो होता है रेट ऑफ सेल डिवीजन। और एक होता है नॉट ऑल सेल्स हैव टू कैन हैव द सेम सेल साइकिल। तो ये होता है। तो हर एक सेल का सेम सेल साइकिल नहीं हो सकता। कोई सेल थोड़ा जल्दी डिवाइड करेगा, कोई सेल थोड़ा लेट डिवाइड करेगा, अपने जरूरत के हिसाब से। यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि देखिए, जो ये साइकिल रिपीट होता रहता है, यहाँ पे ग्रोथ फेज 1 से यहाँ पे सिंथेसिस होगा या नहीं, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या नहीं, या फिर वो एक गैप फेज में चला जाएगा, यानी जी0 फेज में चला जाएगा, या फिर वो अपना नॉर्मल वर्क परफॉर्म करेगा। ये कैसे होगा, अगर ऐसे ही उसके कोई भी कंट्रोल नहीं हुआ तो वो तो हमेशा यही साइकिल रिपीट करता रहेगा। सेल बढ़ते रहेंगे, उसका ग्रोथ होता रहेगा, ऐसा तो नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है, सेल के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है कि कब ग्रोथ फेज 1 से सिंथेसिस फेज में जाना है, कब सिंथेसिस से ग्रोथ फेज 2 में जाना है, और कब ग्रोथ फेज 2 से उस सेल को माइटोसिस परफॉर्म करके दो डॉटर सेल्स में मतलब डिवाइड होना है। तो उसको उसको हम सेल साइकिल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और उसके लिए इस सेल साइकिल में काफी डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे अगर वो चेक पॉइंट्स पे उनको मतलब चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे अगर तुम्हें एक गो अहेड सिग्नल मिले तो ही तुम अगले स्टेज में जा सकते हो। तो वैसा होता है, वो चेक पॉइंट्स होते हैं इन सारों डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो अब चलिए, हम चेक पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं और उनका काम क्या होता है तो हम वो देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन चेक पॉइंट होते हैं, एक है G1S चेक पॉइंट, एक है G2M चेक पॉइंट और एक है स्पिंडल चेक पॉइंट। अब आप इसको एस चेक पॉइंट मत भूलिएगा, क्योंकि ये डिफरेंट होता है। ये एस यहाँ पे एक पेज होता है, तो ये स्पिंडल चेक पॉइंट है, ये एस चेक पॉइंट नहीं होता, ये स्पिंडल चेक पॉइंट होता है। तो पहले हम G1S चेक पॉइंट के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये पहला चेक पॉइंट होता है। इसको हम G1S चेक पॉइंट भी बोलते हैं, या फिर अब इसको स्टार्ट और रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी बोल सकते हो G1S के लिए। तो ये होता है ग्रोथ गैप फेज 1 या फिर G1 और
एस फेज के बीच में, यानी कि रेप्लिकेशन, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कब बिगिन होना है, मतलब कब सेल का ग्रोथ सफिशिएंट है उसके डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, ये डिटरमाइन ये चेक पॉइंट करेगा। अगर यहाँ पे उसको गो एहेड सिग्नल मिला तो मतलब कि सेल का जो ग्रोथ है वो एनफ है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये गैप फेज 2 में जाएगा। तो इसके बीच में कोई मतलब चेक पॉइंट नहीं होता। ये जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो वो G2 फेज में चला जाता है। उसके बाद जो ये एम फेज होता है, यानी कि जो ये एम फेज है, और ये तो जानती है ना कि ये इंटरफेज है, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये एम फेज है। तो G2 और M के बीच में एक और चेक पॉइंट होता है जिसको हम G2M चेक पॉइंट बोलते हैं। तो जब सेल का जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर इनके अंदर एनफ ग्रोथ होगा कि वो रेप्लिकेट कर पाए, यानी कि माइटोसिस स्टार्ट हो सके सेल के अंदर, ये डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है। तो अगर सेल का ग्रोथ एनफ है माइटोसिस परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे G2M चेक पॉइंट में उसको एक ओएच सिग्नल मिलेगा, और वो क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगा और माइटोसिस का जो स्टेज है वो बिगिन होगा। अगर सिग्नल नहीं मिला तो वो इस G2 फेज को कंटिन्यू करेगा थोड़े और टाइम के लिए, जब तक कि उसको इस G2M चेक पॉइंट में उसको एक गो अहेड सिग्नल नहीं मिले। जैसे ही गो अहेड सिग्नल मिलेगा तो माइटोसिस का मतलब माइटोसिस स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट के अंदर, जो कि है स्पिंडल चेक पॉइंट। अब ये क्या है, ये स्पिंडल चेक पॉइंट बेसिकली मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक दूसरे डायग्राम का हेल्प लेता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोफेस है, स्पिंडल फाइबर्स आके क्रोमोसोम्स में अटैच हो रहे हैं। उसके बाद ये है मेटाफेज, जो सेंटर है सेल का, उस सेंटर में सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो ऐसे आके मतलब सेंटर में आ जाते हैं। ये मेटाफेज है। उसके बाद ये एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है वो स्पिंडल फाइबर्स से अटैच जो क्रोमोसोम होता है वो पोल्स की तरफ, दोनों पोल्स की तरफ, ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है, ये दोनों पोल्स की तरफ क्या हो रहा है, ये पुल हो रहे हैं, दोनों पोल्स की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। तो इस मेटाफेज और एनाफेज के बीच में एक चेक पॉइंट होता है जिसको हम स्पिंडल चेक पॉइंट बोलते हैं। अगर वहाँ पे गो अहेड सिग्नल आया, यानी स्पिंडल चेक पॉइंट में ऐसा सिग्नल आया कि हाँ तुम एनाफेज बिगिन कर सकते हो, तो क्या करेगा, जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्रोमोसोम्स को दोनों पोल्स की तरफ पुल करना मतलब शुरू कर देंगे। अगर वहाँ पे एक गो अहेड सिग्नल नहीं आया तो ये दोनों पोल्स की तरफ पुल करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये मेटाफेज और एनाफेज के बीच में ये स्पिंडल चेक पॉइंट होता है। अब आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं। तो ये जो G1S चेक पॉइंट होता है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है एक सेल साइकिल के अंदर, क्योंकि एक सेल क्या करेगा, वो नॉर्मल अपने स्टेज में रहेगा, उसका क्या होगा, उसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, होता भी नहीं है। नॉर्मली डीएनए रेप्लिकेट ऐसे ही नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेट तभी होगा जब एक सेल को मतलब ये जरूरत पड़ेगी कि उसको डिवाइड होना है, उसको माइटोसिस परफॉर्म करना है। माइटोसिस अगर परफॉर्म करना है तभी वो सेल क्या करेगा, अपना जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करेगा। तो उस तो इसीलिए ये G1S जो चेक पॉइंट है ये सबसे क्रूशियल चेक पॉइंट होता है। तो अगर इस G1 फेज के अंदर यहाँ पे जो चेक पॉइंट होता है, G1 चेक पॉइंट यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे उसको एक गो एज सिग्नल मिला तो वो क्या करेगा, वो सिंथेसिस स्टेज में जाएगा, वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, जिसके बाद G2 फेज आएगा, उसके बाद माइटोसिस आएगा और फिर दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इस G1 फेज के अंदर ये गो सिग्नल नहीं आया तो क्या करेगा, सेल क्या करेगा, वो अपना नॉर्मल जो सेल साइकिल है उसको एग्जिट कर देगा और G0 फेज के अंदर चला जाएगा, जिसको हम वर्किंग फेज बोलते हैं। ये देख देख सकते हैं, या फिर वर्किंग फेज भी, या फिर हम रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चला जाएगा, ये क्या करेगा, सेल अपना रेस्ट करेगा या फिर अपना काम करेगा।
तो इसीलिए जीवन चेक पॉइंट को सबसे क्रूशियल पार्ट कहा जाता है एक सेल साइकिल के अंदर, क्योंकि यही वो डिसीजन पॉइंट होता है कि इस सेल को अपना डीएनए रेप्लिकेट करके माइटोसिस करना है या फिर नहीं करना। तो ये डिसीजन यहीं पे लिया जाता है जीवाणु चेक पॉइंट के अंदर, इसलिए ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे चेक पॉइंट की तरफ, जो कि है G2M चेक पॉइंट, जो कि होता है कैफेज 2 और माइटोसिस के बीच में। तो ये चेक पॉइंट क्या करता है? ये चेक पॉइंट बेसिकली वो डिसीजन लेता है कि मतलब सेल को अब माइटोसिस परफॉर्म करना है, माइटोटिक सेल डिवीजन में मतलब डिवाइड होना है या फिर नहीं होना। तो वो जो डिसीजन होता है वो G2M चेक पॉइंट के अंदर लिया जाता है, और वहाँ पे उसको एक गो अहेड सिग्नल मिलेगा। तो सेल क्या करेगा? अपने प्रोफेस में चला जाएगा, जो कि माइटोसिस का पहला स्टेज होता है। तो वो प्रोफेस में चला जाएगा, लेकिन अगर उसको सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो अपना फेज टू कंटिन्यू करेगा। तो अब ये सिग्नल क्यों आएगा, मतलब क्यों वो सिग्नल देगा? तो वही है, जब सेल अपना मतलब सेल जब कैपेबल होगा माइटोसिस परफॉर्म करने के लिए, उसके अंदर उतना प्रोटीन हो गया, उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो गया, मतलब डीएनए हो गया, जब सब कुछ रेप्लिकेट हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन तो पहले ही हो जाता है स्पिंडल मतलब इसके अंदर सिंथेसिस के अंदर, जो कि एस फेज होता है। और जो सेल का ग्रोथ होता है वो तो गैप फेज 1 और गैप फेज 2 में हो ही जाता है। तो अगर सेल रेडी है माइटोसिस परफॉर्म करने के लिए, तभी उसको एक गो अहेड सिग्नल मिलेगा। अगर सेल रेडी नहीं है, मतलब सेल रेडी नहीं है माइटोसिस परफॉर्म करने के लिए, तो उसको गो अहेड सिग्नल नहीं मिलेगा, और वो गैप फेज 2 को कंटिन्यू करेगा जब तक कि उसके अंदर का जो कंटेंट है वो रेडी नहीं हो जाता माइटोसिस परफॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं हम स्पिंडल चेक पॉइंट के बारे में। तो स्पिंडल चेक पॉइंट बेसिकली एनाफेज और मेटाफेज के बीच में लाई करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था। तो जैसे ही स्पिंडल चेक पॉइंट में जैसे ही आपको गो सिग्नल मिलेगा, तो वो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जो कि एक सेल के स्केलेटन की तरह काम करता है। वो क्या करेगा? वो क्रोमोसोम को मतलब सेल के सेंटर से दोनों पोल्स की तरफ पुल करना शुरू कर देगा। लिखा ही है, thus if the cell receives a go signal, the spindle fiber starts to pull the chromosomes towards the opposite poles of the cell। और इसके साथ साथ क्या होगा? The cell will begin to divide, forming a cell membrane between the daughter cells and initiate cytokinesis, जो कि एक सेल से दो सेल में डिवाइड होने का प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। उस लास्ट स्टेज को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो स्पिंडल चेक पॉइंट के अंदर जैसे ही एक गो सिग्नल मिलेगा, तो दो चीजें होंगी। पहला, जो स्पिंडल फाइबर है वो जो क्रोमोसोम्स है उसको दोनों पोल्स की तरफ ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुल करना शुरू कर देगा। और साथ ही साथ वो सेल क्या करेगा? अपने अ, बीच में एक सेल मेम्ब्रेन का फॉर्म करेगा, और अब दो डॉटर सेल्स के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है स्पिंडल चेक पॉइंट। सो बेसिकली जो मैं ये गो सिग्नल बार बार बोल रहा हूँ, तो ये आखिर ये गो सिग्नल होता क्या है? तो हम अब देखते हैं कि ये गो सिग्नल होता क्या है। तो गो सिग्नल बेसिकली प्रोटीन सिग्नल्स होते हैं that promote cell growth and division। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल सिग्नल्स और एक होता है एक्सटर्नल सिग्नल्स। तो पहले हम इंटरनल सिग्नल्स के बारे में जानते हैं। तो इंटरनल सिग्नल्स, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, साइक्लिन एक्टिवेटेड सीडीके कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होता है? दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है साइक्लिन और एक होता है सीडीके। ये साइक्लिन जो है वो एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, और जो ये सीडीके है ये एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस होता है, जो कि मतलब ये सीडीके एक काइनेस एंजाइम है जो कि साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो ये एक फॉस्फोराइलेटेड सेलुलर प्रोटीन होता है, जो कि साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसको साइक्लिन एक्टिवेटेड सीडीके कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो साइक्लिन एक्टिवेटेड सीडीके कॉम्प्लेक्स है ये काम कैसे करता है। तो ये जो सीडीके होता है, ये अपने आप में मतलब एलोन, जब ये सिंगल फॉर्म में होता है तो ये एक इनएक्टिवेटेड सीडीके होता है, क्योंकि ये जब अकेले होता है तो ये एक गो अहेड सिग्नल नहीं दे पाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक प्रो एंजाइम है, कह सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? वहाँ पे एक साइक्लिन आता है, जो कि जिसका लेवल सेल के अंदर मतलब वेरी करता रहता है। कभी वो साइक्लिन का लेवल ज्यादा होगा, कभी साइक्लिन का लेवल कम होगा।
जब साइक्लिन का लेवल ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये साइक्लिन आएगा, ये सीडीके के साथ बाइंड करेगा, और ये दोनों मिलके एक साइक्लिन डिपेंड, ये जो साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स है, ये फॉर्म करेगा। इसको हम साइक्लिन एक्टिवेटेड सीडीके कॉम्प्लेक्स भी कैसे कहते हैं। तो ये फॉर्म करेगा। जैसे ये फॉर्म करेगा, ये क्या करेगा, ये एक सिग्नलिंग मॉड्यूल का काम करेगा, जो कि जाके ये जो चेक पॉइंट होते हैं, यहाँ पे वो एक सिग्नल देगा कि तुम्हें मतलब नेक्स्ट स्टेज परफॉर्म करना है। यानी कि अगर सेल गैप फेज 1 में हुआ, तो ये उसको सिग्नल देगा कि तुम्हें सिंथेसिस स्टेज में आगे बढ़ना है, यानी कि तुम्हें डीएनए को रेप्लिकेट करना है। तो ये वैसे काम करता है। तो ये हो गया इंटरनल फैक्टर, जो कि सेल के अंदर से आता है, यानी कि न्यूक्लियस से आता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, जो कि होता है ग्रोथ फैक्टर। ये सेल के बाहर से आता है, या फिर अगर एक सेल को जब एक हम कल्चर बनाते हैं, या फिर हम अगर मीडियम के ऊपर सेल को मतलब ग्रो करते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसको अगर मीडियम में ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मीडियम एक मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, जो कि सेल को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स देगा ताकि वो डिवाइड करे। तो वो न्यूट्रिएंट क्या होता है? वो न्यूट्रिएंट होता है एक ग्रोथ फैक्टर। तो वो एक सिंपल एग्जांपल हो गया। अगर मीडियम एक सिंपल एग्जांपल हो गया एक एक्सटर्नल सिग्नल का, जो कि है एक ग्रोथ फैक्टर, यानी कि मतलब एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट जो कि हम प्रोवाइड करते हैं ताकि सेल ग्रो हो सके। लेकिन उसके साथ साथ सेल का जो ग्रोथ है वो किसी और कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, जैसे कि डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। मतलब जब आप देख सकते हैं, जब आप मतलब एक कल्चर मीडियम में सेल को ग्रो करते हैं, तो जब उस कल्चर मीडियम में कंज्यूम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, या फिर वहाँ पे जगह नहीं होता नए सेल्स के डेवलपमेंट के लिए, यानी सेल्स को फर्दर ग्रो होने के लिए, तो क्या होता है, सेल का जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो होता है डेंसिटी की वजह से। जब सेल को ग्रो करने के लिए एनफ स्पेस उसको नहीं मिलता, तो क्या क्या होता है, उसको एक बाहर से सिग्नल मिलता है, मतलब सराउंडिंग सेल से, कि वहाँ पे और मतलब जगह नहीं है तुम्हें ग्रो करने के लिए, या फिर वहाँ पे और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं है कंज्यूम करने के लिए। तो सेल क्या करेगा, वो अपना डेंसिटी ज़्यादा मतलब अपना जो ग्रोथ है उसको वो स्टॉप करेगा, यानी कि और वहाँ पे माइटोसिस नहीं होगा, या फिर उस सेल साइकिल उसको वो मतलब ये करेगा कि उसको सप्रेस कर देगा। और दूसरा होता है एंकोरेज। सो एंकोरेज क्या होता है, उस सेल को ग्रो करने के लिए क्या होता है, उसको एक सपोर्ट मीडियम की जरूरत पड़ती है। जब वो सेल उस सपोर्ट मीडियम के साथ अटैच होगा, तो वो क्या करेगा, या तो वहां से वो न्यूट्रिएंट लेगा और वो ग्रो करेगा। अगर वो वो अटैचमेंट उसको नहीं मिला, उसको वो एंकोरेज नहीं मिला, तो वो क्या होगा, वो सेल डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि वो सेल साइकिल ब्रेक होगा। तो ऐसे फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल सिग्नल्स कहते हैं, या फिर हम उसको ग्रोथ फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम सब मिलके इस चीज को एक बार डिवाइस करते हैं कि ये होता कैसे है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गैप फेज 1 से लेकर के ये जो G1 फेज होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे G2 तक, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। और उसके बाद जो ये एम फेज होता है, जो कि यहाँ से बिगिन होता है, और उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है, वो एम फेज यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर के ये पूरे माइटोसिस फेज को हम एम फेज बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 3 डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। ये चेक पॉइंट्स, पहला चेक पॉइंट G1S G1S चेक पॉइंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट होता है, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि एक सेल को अपना डीएनए रेप्लिकेट करना है, उसको माइटोसिस परफॉर्म करने के लिए डीएनए रेप्लिकेट करना है या फिर नहीं करना। तो यहाँ पे ये G1 चेक पॉइंट G1S चेक पॉइंट होता है, यहाँ पे ग्रोथ फेज 1 और स्पिंडल मतलब यहाँ पे सिंथेसिस स्टेज के बीच में। उसके बाद दूसरा चेक पॉइंट आ जाता है, जो कि है G2M चेक पॉइंट। अब ये चेक पॉइंट होता है जी ग्रोथ गैप फेज 2 और माइटोसिस के बीच में। अगर यहाँ पे उसको एक गो एहेड सिग्नल मिलेगा, तो वो क्या करेगा, सेल माइटोसिस मतलब परफॉर्म करना शुरू करेगा, यानी कि प्रोफेस द प्रोफेस स्टेज विल बिगिन।
और उसके बाद हम थर्ड चेक पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है स्पिंडल चेक पॉइंट। अब ये स्पिंडल चेक पॉइंट होता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। अगर यहाँ पे उसको एक सिग्नल मिलता है कि तुम्हें मतलब स्पिंडल फाइबर्स को एक सिग्नल मिलता है, जो कि एक गो एक सिग्नल होता है। उसको अगर वो सिग्नल मिलेगा तो वो क्या करेगा, जो स्पिंडल फाइबर्स है, क्रोमोसोम्स के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, तो वो क्या करेगा, जो क्रोमोसोम्स है उसको दोनों पुल्स की तरफ, दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुल करना शुरू करेगा। और क्या होगा, उससे क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे दोनों पोल्स दोनों पोल्स में सेल्स के। और उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे बीच में एक सेल मेम्ब्रेन बनेगा और एक सेल कंप्लीटली दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। तो वो डिसीजन यहाँ पे स्पिंडल सीक्वेंस में लिया जाता है। और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, वो गो-एहेड सिग्नल, डिफरेंट सिग्नल होते हैं। जो एक है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, उसको हमने पहले देखा है यहाँ पे, ये रहा, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, ये एग्जांपल है। साथ ही साथ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, स्पेस, एंकोरेज, ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इस गो-एहेड सिग्नल को देने में हेल्प करते हैं। तो अगर कोई सिग्नल मिलेगा तो एक सेल क्या करेगा, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आगे बढ़ेगा। अगर नहीं मिला तो वो उस स्टेज को कंटिन्यू करेगा। यही होता है मतलब सेल साइकिल और उसका जो सिग्नलिंग होता है। तो ये पूरे फेज को हम सेल साइकिल सिग्नलिंग कहते हैं। With this we come to the end of today's video। आज के वीडियो में हमने मतलब डिस्कस किया पहला तो सेल साइकिल, वो कब डिवाइड होता है, उस डिवीजन के लिए जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है। उसके बाद कौन से सिग्नल्स होते हैं जो कि मतलब इंटरनल फैक्टर्स, उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनके वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं एक सेल साइकिल को प्रॉपर वे में मतलब चलाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये माइटोसिस जो होता है, ये जो एम्पेज होता है, ये कैसे होता है, या फिर इसके अंदर कौन से डिफरेंट स्टेज होता है जिसके थ्रू एक सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। तो अगर आपको अगले वीडियो देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लिंक तो आपको थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।